हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। एस 456 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस कर लिया था। 4th पार्ट में हम चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड स्लैब्स, मतलब स्लैब्स के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस हैं कि स्लैब का क्या होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस, डिफ्लेक्शन, स्टील कितना होना चाहिए, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। पहला है द प्रोविजन ऑफ 23.2 फॉर बीम्स अप्लाइड टू द स्लैब ऑल्सो, मतलब जो बीम के लिए स्पेसिफिकेशन जो 23.2 में था वो स्लैब के लिए भी अप्लाई होगा सेम टू सेम। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभी देखिए 23.2 में पहले देख लेते हैं कि है क्या। 23.2 मतलब कंट्रोल फॉर डिफ्लेक्शन, और बात कर रहा है इस क्लॉज की बेसिकली, मतलब ये सभी क्लॉज है इसमें तो वैसे तो, बट ये सभी क्लॉज एप्लीकेबल है स्लैब के लिए भी, कि मेनली डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया जो है 7, 20 एंड 26 ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बट इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो दिया हुआ है। कह रहा है कि नोट्स फॉर स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे 2 स्लैब की बात कर रहा है। 2 स्लैब द शॉर्टर ऑफ द 2 स्पैन शुड बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। LX और LY में जो भी शॉर्ट होगा, कम होगा, उसको यूज़ करेंगे हम। मतलब पहले हमने क्या दिया था, स्पैन टू डी रेशियो देखा था। स्पैन टू डी रेशियो का लिमिट 7, 20 और 26 था। अब ये स्पैन जो इसमें होगा वो कौन सा होगा, जो शॉर्टर होगा, मतलब LX और LY में से जो भी कम होगा वो यूज़ करना है। तो पहला स्पेसिफिकेशन तो ये कहता है। दूसरा स्पेसिफिकेशन क्या है कि फॉर 2 स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर विद माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट। अगर स्टील कौन सा है, माइल्ड स्टील है, और स्पैन अगर 3.5 मीटर तक है, द स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो गिवन बिलो मे बी जनरली एज्यूम टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर द लोडिंग क्लास अप टू 3 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। कह रहे हैं कि अगर स्पैन की वैल्यू, शॉर्टर स्पैन की वैल्यू, मतलब 2 स्लैब में शॉर्टर स्पैन की वैल्यू अगर 3.5 मीटर तक है, तो हम 7, 20 और 26 को इग्नोर करके ये वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि लाइव लोडिंग, मतलब लाइव लोडिंग की वैल्यू अगर 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक है तो। ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया हो गए यहाँ पे। बाकी सब कंडीशन में यही वैल्यू यूज़ करनी है स्लैब के लिए भी, लेकिन 2 कंडीशन यहाँ पे किसके लिए, 2 स्लैब के लिए। 1 स्लैब के लिए तो वही स्पेसिफिकेशन है, कोई चेंज नहीं है। बट 2 स्लैब में 2 कंडीशन है कि अगर स्पैन 3.5 मीटर, शॉर्टर स्पैन 3.5 मीटर से कम है और लाइव लोड की वैल्यू 3 तक है, मतलब 3 या 3 से कम है, तो उस केस में हमें स्पैन टू डी रेशियो ये यूज़ करना है। सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स के लिए 35 और कंटिन्यूस स्लैब के लिए 40। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि फॉर स्लैब स्पैनिंग अप टू 3.5 मीटर एंड व्हेन द लाइव लोड इज लेस देन 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए स्पैन टू डी रेशियो क्या होगा, तो वहाँ पे 20 नहीं होगा, 35 होगा। सिमिलरली फॉर कंटिन्यूस 26 की जगह 40 यूज़ करना है। और ये किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए। फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, जैसे कि FE 415 हो गया या फिर 500 हो गया, द वैल्यूज़ गिवन अबव शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 0.8। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ जो स्पेसिफिकेशन है ये माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है, FE 250 के लिए है। और FE 415 या फिर 500 यूज़ कर रहे हैं, उस केस में ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8 से। तो यही वैल्यू से क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे पूछेगा कि HYSD बार है तो ये वैल्यू बताओ, तो आपको और वैल्यू याद होना चाहिए और प्लस में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी याद होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू बता सकते हो। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि मल्टीप्लाइड विद, किससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं स्लैब कंटिन्यूस ओवर सपोर्ट। कंटिन्यूस स्लैब की बात कर रहे हैं, तो स्लैब स्पैनिंग इन 1 डायरेक्शन एंड कंटिन्यूस ओवर द सपोर्ट शैल बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूस बीम। मतलब कंटिन्यूस स्लैब और कंटिन्यूस बीम का डिजाइन सेम ही होगा अगर स्लैब कंटिन्यू है सपोर्ट्स पे। तो स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन एट राइट एंगल्स, कि 2 स्पैन है, स्लैब जो स्पैन है उसका 2 डायरेक्शन में है, बट वो राइट एंगल पे है, ऐसे जा रहा है। ठीक है। मान लीजिए स्लैब ऐसे है, मतलब हम कॉर्नर की बात कर रहे हैं स्पेशली। ठीक है। स्लैब ऐसे है, तो उस केस में क्या होगा, स्लैब स्पैनिंग in 2 डायरेक्शन at right angles and carrying UDL load may be designed by any acceptable theory or by using coefficients given in annexure D। ठीक है। कह रहा है कि अगर 2 स्लैब्स राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करके अगर स्पैन हो रहे हैं, तो उस केस में उसकी डिज़ाइन किसी भी एक्सेप्टेबल थियरी से यूज़ कर सकते हैं, जैसे एयरलाइन थियरी है, या फिर कोफिशिएंट्स जो एनेक्सर D में दिया हुआ है उसको यूज़ करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग बेंडिंग मोमेंट्स इन स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन एट राइट एंगल कैरिंग कंसंट्रेटेड लोड एनी एक्सेप्टेबल मेथड अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर इन चार्ज में बी अडॉप्टेड। तो ये मेथड किसके लिए है, यूडीएल लोडिंग के लिए। और पॉइंट लोड के लिए कोई भी मेथड जो इंजीनियर बोले उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। मोस्ट कॉमनली यूज इलास्टिक मेथड आर बेस्ड ऑन द पी गार्ड्स और वेस्टर्ड गार्ड थियरी। पूछते हैं कि इलास्टिक मेथड जो है वो किसने डेवलप किया है,
तो ये है पीगार्ड्स और वेस्टरगार्ड थियरी। एंड द मोस्ट कॉमनली यूज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मेथड। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मेथड, लिमिट स्टेट मेथड बेसिकली किसने डेवलप किया है? तो जॉनसन। बेस्ड ऑन है, बेस्ड किस पे है? जॉनसन यील्ड लाइन थियरी पे बेस्ड है स्लैब डिज़ाइन के लिए। जॉनसन यील्ड लाइन थियरी पे बेस्ड है, जिसको डेवलप किया था जॉनसन ने। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं कंप्रेशन मेंबर पे, मतलब कॉलम पे। कॉलम के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। कॉलम और स्टड इज ए कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड्स 3 टाइम्स ऑफ एट लीस्ट लिटल डायमेंशन। कह रहा है कि अगर कॉलम है या फिर कॉलम और स्टड में क्या डिफरेंस है? कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है, स्टड इंक्लाइंड मेंबर है। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर दोनों ही है, लेकिन अगर वर्टिकल है तो कॉलम कहेंगे और इंक्लाइंड मेंबर है तो स्टड कहेंगे। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि ट्रस है, ट्रस में जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसको हम कॉलम नहीं बोलते, हालांकि वो भी कंप्रेशन मेंबर है, उस केस में उसको स्टड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकल नहीं है। तो कह रहा है कि कॉलम और स्टड इज अ कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड्स द 3 टाइम्स द लीस्ट लिटल डायमेंशन। मान लेते हैं कॉलम का एक क्रॉस सेक्शन है 100/500 का और इसकी लेंथ है 3 मीटर की। ठीक है, 3 मीटर की इसकी लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ। तो अगर इसकी लीस्ट लिटल डायमेंशन मतलब 100 mm से अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा, मतलब 300 mm से ज़्यादा अगर इसका इफेक्टिव लेंथ है तो उसको हम बोलेंगे कॉलम। अगर कम है तो उसको बोलेंगे पेडेस्टल, उसको बोलेंगे पेडेस्टल। ठीक है, अगर उससे कम है 3 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लिटल डायमेंशन से, अगर लेंथ इफेक्टिव लेंथ कम है उससे, तो उसको बोलेंगे पेडेस्टल, अदरवाइज कॉलम। अब इसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? तो यही इन दोनों का रेशियो, मतलब लिस्ट लिटल डायमेंशन और लेंथ की रेशियो के आधार पर डिपेंड करता है। अब ये रेशियो कितना भी हो सकता है, क्योंकि ये तो स्पेसिफाई कर दिया कि 3 गुना से कम है अगर, तो हम पेडेस्टल बोलेंगे, अदरवाइज कॉलम बोलेंगे। बट अगर इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा हो तो अलग अलग डिफाइन कर दिया। कॉलम के भी कई सारे टाइप्स कर दिए और उसी के लिए स्लेंडरनेस रेशियो यहाँ पे डिफाइन किया गया। अ कंप्रेशन मेंबर मे बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट व्हेन बोथ स्लेंडरनेस रेशियो, मतलब LEX/D और LEY/D आर लेस देन 12। ठीक है, ये दोनों क्या है? लेस देन अगर 12 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट कॉलम। और अगर इससे ज़्यादा है 12 से तो उसको बोलेंगे हम लॉन्ग कॉलम। यहाँ पे LEX क्या है, LEY क्या है दिया हुआ है। इफेक्टिव लेंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ द मेजर एक्सिस और इफेक्टिव लेंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है, D इज द डेप्थ इन रेस्पेक्ट ऑफ द मेजर एक्सिस एंड B इज द विड्थ ऑफ द मेंबर। ठीक है, इट शैल अदरवाइज बी कंसिडर एज अ सिलेंडर कंप्रेशन मेंबर ऑफ ए लॉन्ग कॉलम, सिलेंडर कॉलम या फिर लॉन्ग कॉलम। ठीक है, और ये यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, क्या? लोडिंग पैटर्न है। लोडिंग पैटर्न कि अल्टीमेटली क्या लोड मैकेनिज्म होता है? लाइव लोड एक्ट करता है स्लैब पे, स्लैब से लोड ट्रांसफर होता है बीम पे, बीम से कॉलम पे, कॉलम से फुटिंग पे, फुटिंग से सॉइल पे। तो यहाँ पे प्राइमरी फेज पे कि लोड किस तरह से ट्रांसफर होता है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका ये डायग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब देखिए ये किसके लिए एप्लीकेबल है वो देखो। ये शेप है इसका ट्रेपेजॉइडल, तो ये है बेसिकली 2 वे स्लैब के लिए। 2 वे अगर स्लैब है तो इस केस में लोड ट्रांसफर कैसे होता है? अब देखो इसमें 4 बीम है, 1 2 3 एंड 4, चारों कॉर्नर की बीम है। तो स्लैब से लोड ट्रांसफर होगा बीम पे, तब चारों बीम मिलके लोड लेंगे। पर कितने पोर्शन का लोड लेंगे वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि जो शॉर्ट बीम है ये लोड लेगा इतना पोर्शन का। ठीक है, सिमिलरली ये लॉन्ग बीम है, ये पोर्शन कितने पोर्शन का लोड लेगा स्लैब का? इतने पोर्शन का। ठीक है, इसी तरह से डिफाइन किया गया कि शॉर्ट और लॉन्ग का। इस शेप को बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कैसे बिल्ड किया गया है कि इस शेप में होता है? यील्ड लाइन थियरी से। यील्ड लाइन थियरी में जब यील्ड लाइन बनता है तो यील्ड लाइन फेलियर लाइन बेसिकली यहीं से गुजरता है, विच मीन्स दैट द मैक्सिमम लोड इज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। तो ये इस पोर्शन का जो लोड होगा वो ये बीम कैरी करेगा। सिमिलरली ये जो बीम का लोड होगा, ये जो स्पैन का स्लैब का लोड होगा वो ये बीम कैरी करेगा, इतने पोर्शन में जो भी लोडिंग होगी। ठीक है, सिमिलरली इस पोर्शन का लोड ये बीम और इस पोर्शन का लोड ये बीम कैरी करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और अच्छा, ये था 2 वे स्लैब के लिए। 1 वे स्लैब में कैसा होता है? 1 वे स्लैब, अगर ये 1 वे स्लैब है तो 1 वे स्लैब में लोड बिल्कुल हाफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाफ स्पैन से लोड का पोर्शन का लोड इधर जाएगा और हाफ पोर्शन से इधर का लोड इधर जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1 वे स्लैब का। मतलब 1 वे स्लैब का डेफिनेशन क्या है कि व्हेन लॉन्गर स्पैन इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टर स्पैन, या फिर सपोर्टेड ऑन 2 एज, इवन इफ द स्लैब इज 2 वे स्लैब बाई स्पैन रेशियो, बट इफ 2 वे स्लैब इज नॉट सपोर्टेड ऑन ऑल द 4 एज, सिर्फ 2 एज पे ही सपोर्टेड है, तो उसको भी हम 1 वे स्लैब ही बोलेंगे। उस समय डिस्ट्रीब्यूशन
ऐसे ही होगा, क्योंकि इधर कोई बीम ही नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो लोड इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो उस केस में भी लोड ट्रांसफ़र सेम होगा वन वे स्लैब की तरह ही, उसको भी हम वन वे स्लैब ही बोलेंगे, फिर उसको हम टू वे स्लैब नहीं बोलेंगे। अगर रेशियो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि टू वे स्लैब है, लेकिन अगर सपोर्ट्स स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि वो टू वे स्लैब, मतलब चारों तरफ से सपोर्टेड नहीं है, तब भी वो वन वे स्लैब ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये था लोडिंग ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। नेक्स्ट है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर का इफेक्टिव लेंथ, हम कॉलम की बात कर रहे थे, तो इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं हम? सपोर्ट लेंथ के बराबर, कि मतलब सपोर्ट कंडीशन के आधार पे कि हिंज है, फिक्स है या फिर फ्री है, उसके आधार पे डिपेंड करता है कि इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। जैसे हमने बीम में फाइंड किया था, वैसे ही कॉलम में। इन द एब्सेंस ऑफ मोर एग्जैक्ट एनालिसिस द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम मे बी ऑब्टेन्ड एज डिस्क्राइब्ड इन एनेक्चर ई। एनेक्चर ई में टेबल दिया हुआ है, जहाँ से आप एंड कंडीशन के आधार पे कि बोथ हैंड फिक्स, बोथ हैंड हिंज, वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स, उस कंडीशन के आधार पे आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे जब एनेक्चर ई पे आएंगे। नेक्स्ट है स्लेंडरनेस लिमिट फॉर कॉलम। ये क्या है? लिमिट्स कि कितनी हो सकती है मैक्सिमम और किस कंडीशन में। अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड रिस्ट्रेंट सेल नॉट एक्सीड 60 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ अ कॉलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है। अब इसमें क्या स्पेसिफाई किया है इसने कि मैक्सिमम लिमिट कितना हो सकता है। मतलब हमने पहले ही पढ़ा कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन या फिर लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू, मतलब ये लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 60 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, तो ये अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द एंड रेस्टेंट शैल नॉट एक्सीड, मतलब एल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 टाइम्स ऑफ द डी मीन। ठीक है, मिनिमम डायमेंशन। तो ये लिमिट्स करता है, ये लिमिट करता है। अगर हम इसको इधर ले आए तो एल बाई डी मिनिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60। ठीक है, 60 ये रेशियो बनता है। तो ये मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट है, चाहे वो लॉन्ग कॉलम हो चाहे शॉर्ट कॉलम हो। इफ़ इन एनी गिवन प्लेन वन एंड ऑफ द कॉलम इज अनरिस्ट्रेंट, कह रहा है कि ये रिस्ट्रेंट के बीच में, अनरिस्ट्रेंट मीन्स फ्री सपोर्ट है, इट्स अनसपोर्टेड लेंथ एल साइड नॉट एक्सीड 100 बी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। तो ये क्लॉज किसके लिए है? कि दोनों एंड रिस्ट्रेंट है, मतलब कोई सपोर्ट तो प्रोवाइड किया गया है। कह रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में अगर एक एंड फ्री हो, वन एंड ऑफ द कॉलम इज अनरिस्ट्रेंट, एक एंड पे तो फिक्स कुछ ना कुछ सपोर्ट रहना ही है, और फिक्स ही रहेगा बेसिकली। कैंटिलीवर बनाने के लिए फिक्स से कम तो हो नहीं सकता, हिंज हो नहीं सकता, रोलर हो नहीं सकता। तो अगर कैंटिलीवर कॉलम है, बेसिकली बात कर रहे हैं कैंटिलीवर कॉलम का, तो कैंटिलीवर के कॉलम के केस में स्लेंडरनेस रेशियो कितना नहीं होना चाहिए? मतलब स्लेंडरनेस रेशियो नहीं, इफेक्टिव लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ, एल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 बी स्क्वायर बाई डी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डी क्या है? अगेन डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन मेजर्ड इन प्लेन अंडर कंसीडरेशन। बी क्या है यहाँ पे? विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये कैंटिलीवर के लिए हो गया, मतलब वन एंड फ्री पोल की तरह, जैसे इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, उसके लिए लिमिट हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया कि दोनों एंड रिस्ट्रेंट है उसके लिए कॉलम का। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम एसेंट्रिसिटी। कॉलम में जब हम डिज़ाइन करते हैं तो एसेंट्रिसिटी, बेसिकली एसेंट्रिसिटी क्यों कंसिडर किया जाता है कि ये अगर कॉलम है, ठीक है, अगर हम प्लान साइड व्यू में देखें तो ये दोनों एंड पे कॉलम है और ये बीम यहाँ पे ऊपर कनेक्टेड है, तो बीम की लोडिंग एक्चुअली में इसके सेंटर में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, एक्चुअली में सेंटर में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तभी इस पर एसेंट्रिसिटी नहीं आएगी। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स ट्रांसफ़र होगा अगर एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 है तो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। अगर प्रैक्टिकली में कॉलम जो बीम है उसकी लेंथ यहीं तक है, या फिर साइड से हमने दूसरे एक्सिस पे हमने थोड़ा पैरेलली, मतलब ये कॉलम का अगर टॉप हेड है और बीम मान लो यहाँ पे रखा गया, साइज छोटा है बीम का, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन बनेगा। मान लीजिए इसको रखना चाहिए मैं सेंटर में, लेकिन अगर सेंटर से डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट अलग होता है, लाइन ऑफ एक्शन अगर सेंटर का देखें तो बीम का यहाँ पे है और कॉलम का यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं एसेंट्रिसिटी। अगर एसेंट्रिसिटी है लोडिंग में तो क्या होगा? मोमेंट जनरेट होता है कंप्रेशन के अलावा। ठीक है, उसके लिए कह रहा है कि आपको प्रैक्टिकली हर एक कॉलम के लिए, इवन इफ़ यू हैव कंसीडर्ड एकदम कंसेंट्रिक लोड ट्रांसफर आपने कंसीडर किया है, उस केस में भी आपको मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन करना ही करना है, और वो वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यही आता है। ऑल कॉलम शैल बी डिजाइन फॉर अ मिनिमम एसेंट्रिसिटी इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाई 30।
सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 20, मतलब 20 mm तो हर एक हाल में हमें इसेंट्रिसिटी दोनों ही एक्सिस पे LX और LY दोनों डायरेक्शन में कंसीडर करना है, नॉट LY बट LZ, LX और LZ, क्योंकि हम प्लान की बात कर रहे हैं। तो एक x कहलाएगा और एक z एक्सिस कहलाएगा, वर्टिकल एक्सिस y कहलाएगा। तो LX और LZ डायरेक्शन में मिनिमम इसेंट्रिसिटी 20 mm, या फिर अगर ज़्यादा है तो कैसे पता लगाएंगे, L/500 प्लस लेटरल डायमेंशन मतलब D डिवाइड बाई 30। इसकी वैल्यू अगर 20 से कम आ रही है तो 20 के लिए डिज़ाइन करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा आ रहा है मतलब 22 mm आ रहा है तो डिज़ाइन हम 22 mm के लिए करेंगे। मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, इससे ऊपर ही हमें डिज़ाइन करना है, या तो ये या फिर ये। एसेंट्रिसिटी शुड नॉट बी लेस देन 20 mm, ठीक है, किसी भी कंडीशन में लेस देन नहीं हो सकता। वेयर बाइएक्सियल बेंडिंग इज कंसिडर्ड इट इज सफिशिएंट टू इंश्योर दैट एसेंट्रिसिटी एक्सीड्स द मिनिमम अबाउट वन एक्सिस एट अ टाइम, मतलब दो एक्सिस में है। तो अगर बाइएक्सियल का मीन्स क्या हो गया कि लोड ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका जेड एक्सिस है, तो अगर लोड यहाँ पे अप्लाई किया गया तो एसेंट्रिसिटी अबाउट वन एक्सिस है। अगर लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है लोड का CG, तो यहाँ पे इसका CG है, तो ये दोनों यूनी एक्सेल हो गए, यूनी एक्सेल एसेंट्रिसिटी। लेकिन अगर लोडिंग यहाँ पे अप्लाई हो रहा है या फिर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है किसी भी लोकेशन पे, मतलब इस लाइन के अलावा कहीं भी अप्लाई हो रहा है, इन चारों लाइन के अलावा, तो वो सब बाई एक्सेल एसेंट्रिसिटी इंड्यूस करेंगे। कैसे, ये हो गया इसका, अगर ये डायरेक्शन को हम x कंसीडर करें तो ये इसका EX हो गया और ये इसका EZ हो गया, ठीक है। तो टू डायरेक्शनल एसेंट्रिसिटी है, तो दोनों ही कंसीडर करना है हमें। पहले EX कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाली जो वैल्यू हमने अभी डिराइव किया ये EX के लिए कैलकुलेट करना है, और सिमिलरली फिर EZ के लिए कैलकुलेट करना है। दोनों ही डायरेक्शन में मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए इतना डिज़ाइन करना ही करना है। कह रहा है कि जब बाइएक्सियल बेंडिंग हो रहा हो तो, ठीक है, जब हम बाइएक्सियल बेंडिंग कंसीडर करेंगे। और बाइएक्सियल बेंडिंग जनरली हम कहाँ कंसीडर करते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। प्रैक्टिकली कहाँ पे होता है, जनरली हम प्लान देखते हैं। प्लान में क्या होता है, हम पूरी बिल्डिंग का प्लान देख रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। पूरी बिल्डिंग का प्लान मान लेते हैं ये है, और ये मान लेते हैं ऐसे बीम्स कनेक्टेड है, ऐसा बीम कनेक्टेड है, ठीक है। तो कॉलम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कॉलम, यहाँ पे आएगा कॉलम, हर एक जहाँ पे जॉइंट दिख रहा है वहाँ पे कॉलम आएगा। सॉरी साइज़ के लिए थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से मतलब हर एक जगह पे कॉलम आएगा। अब आप देख सकते हो कि जो अब एक कॉलम यहाँ पे भी आएगा, हर जगह पे कॉलम आएगा। मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ जितनी हमें ज़रूरत है, कॉलम तो हर एक जॉइंट पे आएगा। अब देखो, अगर आप सेंटर की बात करो तो सेंटर में जो कॉलम है, इंटीरियर कॉलम्स, ये ऑलमोस्ट होंगे कंसेंट्रिक। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट चारों तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो सेंटर इंटीरियर कॉलम है वो जनरली कंसेंट्रिक कहलाते हैं। होता है इसमें भी एसेंट्रिसिटी तो होता ही है, बट ऑलमोस्ट सेंट्रिक होता है, कंसेंट्रिक। बट अगर हम इसकी बात करें, इस कॉलम की, एज कॉलम की, ये सब एज कॉलम है, ये दोनों एज कॉलम है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि लोडिंग इधर से इधर तो चलो बराबर है, बट इधर की तरफ आप इक्वल नहीं, मतलब इधर की तरफ लोडिंग है बट इधर की तरफ कोई लोडिंग नहीं है। तो यहाँ पे आपको यूनी एक्सेल बेंडिंग देखने को मिल सकता है। बट अगर हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉर्नर्स कॉलम की, इसका, तो ये कॉलम्स हाईली बाईएक्सियल बेंडिंग के अंदर होंगे। क्यों, क्योंकि इधर भी एसेंट्रिसिटी की वजह से मतलब लोडिंग इधर की तरफ है और इधर की लोडिंग इधर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी मेंटेन करना, मतलब एसेंट्रिसिटी डेफिनेटली दोनों ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो कॉर्नर्स कॉलम हमेशा बाइएक्सियल की तरह डिज़ाइन होते हैं। इंटीरियर कॉलम को आप कंसेंट्रिक की तरह डिज़ाइन कर सकते हो, बट एज कॉलम को यूनी एक्सेल के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से कॉलम की क्लासिफिकेशन की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आप समझ चुके हो। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट में कितना स्ट्रेस डेवलप होता है। तो पहला तो जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ मीन्स कि जहाँ पे कनेक्शन है, दो स्टील के बीच में कनेक्शन है, तो कितनी डेवलपमेंट की लेंथ चाहिए। मतलब मान लो एक सरिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बीम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो एक सरिया की लेंथ फिक्स है, उससे लेंदी तो होगा नहीं। तो दूसरे का जो जॉइंट करेंगे, अगर हम दूसरा सर्कल यहाँ पे जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे जॉइंट के लिए कितना मिनिमम लेंथ होना चाहिए जॉइंट का कि ये सफिशिएंटली ये लोड ट्रांसफ़र कर पाए इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। दिस इज़ व्हाट डेवलपमेंट लेंथ इज। अब डेवलपमेंट लेंथ फाइंड कैसे करते हैं कि ये कितना लेंथ होना चाहिए लैब का, तो ये हम फाइंड करते हैं इससे। डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू 5 डायमीटर ऑफ द बार सिग्मा एस के स्ट्रेस इन द बार एट द सेक्शन कंसिडर्ड एज द डिज़ाइन लोड, और टाउ बी टी क्या है, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से कितना स्ट्रेस डेवलप हो पा रहा है, ठीक है। इससे हम फाइंड करते हैं, और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ, कि मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड
टू सक्सेसफुली ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन बार टू अनदर बार। अब इससे क्वेश्चन कई बार तो ये फार्मूला पूछ लिया जाता है और कई बार आपको फाइंड करना पड़ता है एल डी की वैल्यू। कैसे? सिंपली। और सिग्मा एस कैसे निकालते हैं? 0.87 इंटू एफ वाई से, ठीक है, 0.87 इंटू एफ वाई लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है। अब आपको कई बार एग्जाम में टाउ बी डी की वैल्यू गिवन होगा, फाई की वैल्यू गिवन होगा और ग्रेड ऑफ स्टील गिवन होगा और आपको बोलेगा डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू फाइंड करो। तो फॉर्मूला आपको इजीली अगर रिमेंबर है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने वाला है, पहला पॉइंट क्या रहा है? डेवलपमेंट लेंथ इंक्लूड्स एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स इन टेंशन रेनफोर्समेंट। कि जो हुक की वजह से, मान लो यहाँ पे ऐसे हुक है तो हुक की वजह से जो एंकरेज वैल्यू आएगी उसको भी कंसिडर यहाँ पे किया गया है ऑलरेडी। द बार ऑफ सेक्शन अदर देन सर्कुलर डेवलपमेंट लेंथ शुड बी सफिशिएंट टू डेवलप स्ट्रेस इन द बार बाई बॉन्ड। अगर कह रहा है कि सेक्शन अगर आप सर्कुलर के अलावा कोई यूज़ कर रहे हो तो डेवलपमेंट लेंथ जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए बॉन्डिंग में। एक और पॉइंट अमेंडमेंट नंबर 4 में ऐड किया गया इसमें, फॉर प्लेन बार प्लेन कॉन्क्रीट ऑफ M15 ग्रेड विद नॉमिनल रेनफोर्समेंट द डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस मे बी टेकन एज 1। क्यों? क्योंकि टाउ बी डी की वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ पे M15 के लिए गिवन नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोड स्पेसिफाई कर दिया कि M15 ग्रेड का अब नया ऐड किया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि क्लॉज ऐड हो चुका है कि M15 के लिए टाउ बी डी की वैल्यू बताओ। टाउ बी डी मतलब ये इसकी वैल्यू बात कर रहा है डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की, तो वो है 1 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पे टाउ बी डी की वैल्यू कोड ने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखी है, बट कभी कभी एग्जाम में पूछते भी इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको याद भी होना चाहिए। M20 के लिए 1.2, 25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, 35 के लिए 1.7 एंड 40 एंड अबव के लिए 1.9। बट एग्जाम में वैल्यू पूछते हैं इसलिए ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। और एडिशनली ये तो याद होना ही चाहिए, M15 के लिए यहाँ पर अगर ऐड कर दो M15 के लिए आ गया 1, ठीक है। ये टाउ बी डी की वैल्यू है। इससे भी इंपॉर्टेंट है इसके ये दोनों क्लॉज जो एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये क्या कहता है कि ये जो वैल्यू है ये प्लेन बार के लिए है, दिस इज़ फॉर प्लेन बार इन टेंशन। प्लेन बार इन टेंशन मतलब ये टाउ बी डी की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है वो प्लेन बार इन टेंशन के लिए, डिफॉर्म्ड बार के लिए नहीं है। और आजकल जितने भी बार्स आ रहे हैं वो सारे डिफॉर्म्ड बार्स आ रहे हैं, क्योंकि जब ये कोड बना था उस समय डिफॉर्म्ड बार बहुत ही रेयर था, इसलिए प्लेन बार के फॉर्म में बनाया गया। तो डिफॉर्म्ड बार के लिए क्या करना है तो वो आपको याद होना चाहिए कि अगर डिफॉर्म्ड बार यूज़ कर रहे हो तो वैल्यू को आपको 60% इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग अच्छी होती है इसलिए बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ जाता है। सिमिलरली फॉर बार इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी बार इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाई 25%। तो अगर आप डिफॉर्म्ड बार यूज़ कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ टेंशन में तो ये वैल्यू को आप 60% इंक्रीज़ करोगे, मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू को तब मिलेगा। और अगर सेम वैल्यू को मतलब डिफॉर्म्ड बार यूज़ कर रहे हो बट कंप्रेशन में यूज़ कर रहे हो तो आपको 60% प्लस 1.25% मतलब 1.6 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू विल गिव यू टाउ बी डी फॉर कंप्रेशन विद डिफॉर्म्ड बार, ठीक है। तो ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये नेक्स्ट है, यहाँ पे क्लॉज ऐड किया गया है, यहाँ पे फॉर फ्यूजन बॉन्डेड एपॉक्सी कोटेड डिफॉर्म्ड बार डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू शैल बी टेकन एज 80% ऑफ द वैल्यू गिवन इन टेबल अबव। एक और क्लॉज ऐड किया गया यहाँ पे कि अगर फ्यूजन बॉन्डेड एपॉक्सी कोटेड डिफॉर्म्ड बार है, क्योंकि आजकल नया मॉडिफाई हुआ है तो ये डिफॉर्म्ड बार के साथ कुछ और भी हाईली एडवांस्ड आ रहा है। तो अगर फ्यूजन बॉन्डेड एपॉक्सी कोटेड डिफॉर्म्ड बार है तो उस केस में 60% की जगह कितना बढ़ाना है 80%। याद रखिए सेफ डिफॉर्म्ड बार है तो 60% और अगर फ्यूजन बॉन्डेड एपॉक्सी कोटेड डिफॉर्म्ड बार है तो 80% इंक्रीज करना है, 60% नहीं। तो एग्जाम में बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ये पूछता है कि ये नाम आपको देखने को मिल सकता है, इसके लिए कितना इंक्रीज करते हैं तो 80%, 60% नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज बार बंडल्ड इन कॉन्टैक्ट। जब कभी रिक्वायरमेंट हायर होती है तो बार को बंडल में के फॉर्म में बेंड करके दिया जाता है, मतलब कई सारे बार को एक तरह से रैप करके बंडल के फॉर्म में। तो इस केस में क्या है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ईच बार ऑफ बंडल्ड बार, ये क्लॉज से क्वेश्चन पूछा जाता है। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ईच बार ऑफ बंडल्ड बार्स शैल बी दैट ऑफ फॉर द इंडिविजुअल बार increased by 10% for 2 bars in contact, 20% for 3 bars in contact and 33% for 4 bar in contact। क्या बोला इसने कि जो डेवलपमेंट लेंथ हमने पहले फार्मूला में देखा था 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी, ये डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू हर एक बार के लिए बंडल्ड बार में अगर वो है तो सिंगल है तो यही होगा, लेकिन अगर बंडल्ड बार के बीच में है तो उस सिंगल बार की जो डेवलपमेंट लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी 10% से अगर
2 बार कांटेक्ट में है तो, मतलब 2 बार्स अगर कांटेक्ट में है बंडल्ड बार में तो 10% इंक्रीज हो जाएगी हर एक की, इंडिविजुअली हर एक की 10% इंक्रीज हो जाएगी। और अगर 3 बार्स है तो 20% इंक्रीज होगी, और अगर 4 बार्स है तो 33% इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन में यही परसेंटेज की वैल्यू पूछते हैं कि 2 बार्स कॉन्टैक्ट में है तो कितना इंक्रीज होगा, 3 बार है तो कितना होगा, और 4 बार है तो कितना होगा। तो आप याद रखिए कि 10, 20 एंड 33% इसकी वैल्यूज़ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एंकरिंग रेनफोर्सिंग बार। रेनफोर्सिंग बार को हम एंकर जो करते हैं उसके लिए एंकरिंग बार इन टेंशन, ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डिफॉर्म्ड बार में बी यूज्ड विदाउट एंड एंकरेज। विदाउट एंड एंकरेज मीन्स क्या हो गया कि बार स्ट्रेट जा रहा था और एंड पे क्या करते हैं, इसको हम हुक बना देते हैं ताकि ये एंकरेज प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे ये कॉन्क्रीटिंग है तो कॉन्क्रीटिंग के अंदर ये एक तरह से हुक की तरह काम करेगा, मतलब ये ग्रिप बनाएगा क्योंकि इसके अंदर एम्बेडेड है। तो जब ये लोड इधर की तरफ ट्रांसफर खींचेगा तो ये पूरा का पूरा एम्बेडेड कॉन्क्रीट इसको सपोर्ट करेगा, तो इसलिए हुक कहते हैं इसको। तो वही कह रहा है कि अगर एंकरिंग बार टेंशन में है तो डिफॉर्म्ड बार में भी यूज्ड विदाउट एंड एंकरेज प्रोवाइडेड डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। कह रहे हैं कि डेवलपमेंट अगर डिफॉर्म्ड बार है तो अगर एंकरेज आपको मतलब ऐसे हुक नहीं बनाना है तो कर सकते हो आप वैसा, लेकिन यहाँ पे आपको डेवलपमेंट लेंथ सफिशिएंट होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि लोड ट्रांसफ़र हो ही ना पाए बीम से कॉलम पे। हुक्स शुड नॉर्मली बी प्रोवाइडेड फॉर प्लेन बार इन टेंशन। तो जो हुक्स है वो प्लेन बार के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा हुक। डिफॉर्म्ड बार के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सफिशिएंट एंकरेज होता है। बेंड एंड हुक्स। बेंड एंड हुक्स के लिए क्या है, बेंड एंड हुक्स सेल्फ कन्फर्म IS 2502। बेंड के लिए क्या है स्पेसिफिकेशन है, ये और ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। द एंकरेज वैल्यू ऑफ बेंड शैल बी टेकन एज 4 times द डाया ऑफ द बार फॉर ईच 45 डिग्री बेंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 16 times द डाया ऑफ द बार। तो अगर बेंड कर रहे हैं, बार स्ट्रेट था, इसको हमने बेंड किया तो हर एक 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री और इसको हमने बेंड किया तो यहाँ पे एंकरेज वैल्यू कितना हो जाएगा 4 times द डाया, मतलब 4-5 पर 45 डिग्री एंगल के लिए 4-5 इंक्रीज होगा। ठीक है, फॉर ईच 45 डिग्री। और मैक्सिमम कितना हो सकता है 16-5। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 16-5 के बराबर। हुक्स के लिए क्या है, हुक्स मतलब ऐसे यू टाइप हुक के लिए द एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शैल बी इक्वल टू 16 times ऑफ द डाया ऑफ द बार। तो हुक के लिए अलग है और अगर बेंड प्रोवाइड करें उसके लिए एंकरेज वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो ये एंकरेज वैल्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टैंडर्ड यू टाइप हुक के लिए कितना होता है एंकरेज वैल्यू, तो 16 times मतलब 16-5 के बराबर। फाई और हैश कुछ नहीं, फाई डिनोट करते हैं माइल स्टील को और हैश से डिनोट करते हैं HYSD बार को, तो ये डिनोटेशन है सिर्फ और कुछ नहीं। फाई इज रिप्रेजेंटिंग द डाया ऑफ द माइल स्टील बार, वेयर हैश रिप्रेजेंट डाया ऑफ द HYSD बार। फाई मीन्स डायामीटर। ठीक है, ओके। नाउ एंकरिंग बार इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा, एंकरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रेट बार इन कंप्रेशन शैल बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार इन कंप्रेशन स्पेसिफाइड इन 26.2.1। तो इस 26.2.1 में जो स्पेसिफाई किया गया डेवलपमेंट लेंथ मतलब 26.2.1 ये वाला यही वैल्यू होगा। ठीक है, कंप्रेशन द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ द हुक्स बेंड एंड स्ट्रेट लेंथ बियॉन्ड द बेंड इफ प्रोवाइडेड फॉर द बार इन कंप्रेशन शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर डेवलपमेंट लेंथ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लॉज में ये क्या कह रहे हैं, कंप्रेशन जब हम कंसिडर करते हैं तो उस केस में क्या करना है कि एंकरेज लेंथ जो स्ट्रेट बार का है वो इक्वल होगा वही LD के बराबर जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था स्ट्रेट पोर्शन के लिए। ठीक है, द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ हुक्स, अगर हुक है, बेंड है और स्ट्रेट लेंथ बियॉन्ड द बेंड, बेंड के अलावा अगर प्रोवाइड किया गया कंप्रेशन मेंबर में तो सिर्फ और सिर्फ उसी को हमें कंसीडर करना है। मतलब प्रोजेक्टेड लेंथ हुक का या बेंड का एंड स्ट्रेट लेंथ बियॉन्ड द बेंड, अगर बेंड के अलावा भी स्ट्रेट लेंथ है तो उसी को सिर्फ कंसीडर करना है डेवलपमेंट लेंथ कंसीडर करने के लिए कंप्रेशन के केस में। नेक्स्ट देखते हैं कर्टेलमेंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन फ्लेक्सुरल मेंबर। अब जरूरत क्यों पड़ती है कर्टेलमेंट की, कर्टेलमेंट मीन्स अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए हम यूडियल लोड के साथ फिक्स बीम का तो ये कुछ ऐसा बनेगा, दोनों एंड पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और यहाँ से पॉजिटिव, ये पैराबोलिक होता है बेसिकली, इस तरह से पैराबोलिक, मतलब ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट WL²/24 और ये WL²/12। तो आप देख सकते हो कि एंड पे नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे टेंशन टॉप पे है एंड पे, दोनों एंड पे, और सेंटर में टेंशन बॉटम में है। मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट, अगर हम इसका स्टील का डायग्राम बनाएं, अगर बीम का स्टील कैसे प्लेस करेंगे तो देखिए सेंटर में इसकी रिक्वायरमेंट बॉटम में है क्योंकि टेंशन बॉटम में है, पॉजिटिव सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है,
और दोनों एंड पे रिक्वायरमेंट है टॉप पे रेनफोर्समेंट की, क्योंकि टेंशन ऊपर शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, दोनों एंड पे टॉप पे। तो जो भी हम सरिया लगाएंगे, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना है, रेनफोर्समेंट तो यहाँ पे भी प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे मिनिमम रेनफोर्समेंट, ताकि सडन फेलियर ना हो, लेकिन मिनिमम रेनफोर्समेंट ही प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 4 बार की, तो यहाँ पे 1 या 2 बार ही एक्सटेंड होगा आगे, बाकी 4 बार ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो बेंटअप फॉर्म में हो चाहे वो कर्टेलमेंट के फॉर्म में हो। तो अगर बेंटअप बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये यहाँ से बेंड हो जाएगा ऊपर की तरफ, अगर कर्टेलमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे बेंड नहीं होगा, यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, 4 में से 2 बार को यहाँ पे कट कर देंगे, 2 बार को आगे एक्सटेंड करेंगे। दिस इज़ व्हाट कर्टेलमेंट इज़। जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है बार की बेंडिंग मोमेंट की वजह से, वहाँ पे उसको हम कर्टेल कर देंगे, उसको कट कर देंगे। तो इसके लिए क्या क्लॉज है फॉर कर्टेलमेंट? 20 से क्वेश्चन क्या यही क्वेश्चन इस क्लॉज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर कर्टेलमेंट रेनफोर्समेंट शैल एक्सटेंड, अब बात किसी करें टेंशन मेंबर की, मतलब टेंशन जहाँ पे था उसी में हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की बात नहीं कर रहे। फॉर कर्टेलमेंट रेनफोर्समेंट शैल एक्सटेंड बियॉन्ड द पॉइंट एट विच देयर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट फ्लेक्सुरल फॉर अ डिस्टेंस इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ मेंबर और 12 टाइम्स द बार डाया विच एवर इज ग्रेटर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करें, कर्टेलमेंट कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है कर्टेलमेंट? तो देखिए कर्टेलमेंट के लिए क्या बोला कि कर्टेलमेंट पॉइंट कौन सा होना चाहिए, मतलब कर्टेलमेंट पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बार को हमें यहाँ पे कर्टेल नहीं करना है, मतलब यहाँ तक तो फुल बार आ रहा था और यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है कि बियॉन्ड द पॉइंट, मतलब हमें आगे भी एक्सटेंड करना है, कहाँ तक? एट विच देयर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्चर फॉर अ डिस्टेंस इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर, मतलब एटलीस्ट मान लेते हैं इस बीम की डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ है d, तो इसके आगे आपको एटलीस्ट d डिस्टेंस तक इंक्लूड करना है, या फिर 12 टाइम्स द डाया ऑफ द बार और 12/5 विच एवर इज ग्रेटर। इन दोनों कैलकुलेट करना है, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उतना आगे डिस्टेंस तक और इस बार को लेके जाना है, उसके बाद कर्टेल करना है। ये नहीं कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट खत्म हो गई वहीं पे हम कट कर देंगे, ठीक है। तो ये है एक्स्ट्रा कितना लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कर्टेलमेंट की लेंथ कहाँ, मतलब किस लोकेशन तक होती है, मतलब हम बार को कितना और आगे तक एक्सटेंड करते हैं। तो d मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर और 12/5 में से जो भी ज़्यादा होगा वहाँ तक हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट एट सिंपल सपोर्ट और एंड ऑफ द कैंटिलीवर। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिर कैंटिलीवर बीम है, तो उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव नहीं होगा, उसमें पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो उसमें हमें कर्टेल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसमें टेंशन एट बॉटम ही रहने वाला है, तो बार पूरा का पूरा एक्सटेंड होगा, उसमें कर्टेलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फिक्स सपोर्ट अगर है तो वहीं पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है, मतलब टेंशन ऊपर जाने वाला है तो हमें स्टील को शिफ्ट करना पड़ता है। सिंपली सपोर्टेड हो या फिर कैंटिलीवर हो, उस केस में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होता है, ठीक है, ओके। A point at which reinforcement is not longer required to resist the flexural is where the resistance of moment of the section considering only the continuing bar is equal to the design moment. अब ये क्या है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है रेनफोर्समेंट की? मतलब यहाँ पे जो डिफाइन किया इसने कि बियॉन्ड द पॉइंट एट विच देयर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट द फ्लेक्चर। कैसे पता चलेगा कि इस रिक्वायरमेंट वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो या कुछ हो या कितना हो कि हम बोलेंगे कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो उसी का यहाँ पे नोट दिया गया कि अ पॉइंट एट विच रेनफोर्समेंट इज नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट द फ्लेक्सुरल इज, कहाँ पे है? वेयर द रेजिस्टेंस मोमेंट ऑफ द सेक्शन कंसिडरिंग ओनली द कंटिन्यूइंग बार, सिर्फ कंटिन्यूइंग बार को अगर कंसिडर करते हैं, उससे जितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है इज इक्वल टू द डिजाइन मोमेंट, ठीक है। जितना कंटिन्यूइंग बार है अगर उसको यूज़ करके अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन का फाइंड करें तो वो सफिशिएंट हो डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट के बराबर, तो वहाँ पे उसको हम कहते हैं कि वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि जहाँ पे हमें कर्टेलमेंट की ज़रूरत है या फिर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, वो उसके अलावा हमें और कोई रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी टर्मिनेटेड इन टेंशन जोन अनलेस एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कह रहा है कि फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट मतलब टेंशन रेनफोर्समेंट जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ही हम कर्टेल कर सकते हैं, अदरवाइज कर्टेल नहीं कर सकते। पहला क्या है? द शियर एट द कट ऑफ पॉइंट डज नॉट एक्सीड, ये क्लॉज का क्वेश्चन आया हुआ है। द शियर एट द कट ऑफ पॉइंट डज नॉट एक्सीड द 2/3 ऑफ द परमिटेड। तो जो शियर फोर्स आ रहा है जहाँ पे हम कट कर रहे हैं वहाँ पे एक्सीड नहीं करना चाहिए, जितना परमिटेड है उसके 2/3 से, वहाँ पे हम कर्टेल नहीं कर सकते। अगर एक्सीड कर रहा है तो हम नहीं कर सकते, अगर कर रहा है तो हम कर्टेल कर सकते हैं। इंक्लूडिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वेव रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। सिमिलरली स्टीरअप्स एरिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शियर का क्या क्राइटेरिया है कर्टेलमेंट पॉइंट पे टेंशन मतलब फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट के केस में।
Stirrups area in excess of that required for shear and torsion is provided along each terminated bar over a distance from the cutoff point equal to the 3/4 of the effective depth of the member. क्या बोला कि स्टिरप्स की जो एरिया है, मतलब जो स्टिरप्स लगाते हैं मेन बार को बाइंड करने के लिए, उसका एरिया इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर्ड फॉर शियर एंड टॉर्शन इज प्रोवाइडेड, मतलब एडिशनली प्रोवाइड करते हैं जितना हमें शियर और टॉर्शन के लिए प्रोवाइड करना है उसके अलावा, अलॉन्ग ईच टर्मिनेटेड बार ओवर अ डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब कितने और डिस्टेंस तक प्रोवाइड करता है जहाँ पे कटल करना है कट ऑफ पॉइंट इक्वल टू 3/4 द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर, 3/4 ऑफ द डी, इतना डिस्टेंस तक हमें प्रोवाइड करना है ये स्टिरप्स एरिया, ठीक है, जहाँ रिक्वायर्ड फॉर शियर और टॉर्सन के लिए है उसके अलावा, ठीक है, कितना डिस्टेंस तक, 3/4 ऑफ द डी डिस्टेंस तक हमें प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट कह रहा है फॉर 36 mm और स्मॉलर बार द कंटिन्यूइंग बार प्रोवाइडेड डबल द एरिया रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्चर एट द कट ऑफ पॉइंट एंड द शियर डज नॉट एक्सीड। तो ये 3 क्लॉज क्या है, ये बताता है कि हमें टर्मिनेट नहीं करना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम टर्मिनेट कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो टर्मिनेट नहीं करना, ठीक है। पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट, अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट मीन्स बॉटम की बात कर रहे हैं, हॉगिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रेनफोर्समेंट इन अ सिंपल मेंबर। और अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो पूछा जाता है बार बार वो ये है कि कितने % मैक्सिमम रेनफोर्समेंट को हम कर्टेल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 बार्स कंटिन्यू था बॉटम में पॉजिटिव के लिए, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बार को हम कर्टेल या फिर बेंड कर सकते हैं, तो वो है 50%। मैक्सिमम नंबर ऑफ बार दैट कैन बी कर्टेल्ड इज़ 50%। तो 4 बार में से मैक्सिमम 2 बार को ही कर्टेल कर सकते हैं, बाकी 2 बार कंटिन्यूइंग तो रहेगा ही रहेगा, मतलब वो मैक्सिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। तो 50% ये क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। एटलीस्ट 2/3 द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रेनफोर्समेंट इन सिंपल मेंबर एंड 1/4 द पॉजिटिव मेंबर रेनफोर्समेंट इन कंटिन्यूअस मेंबर शैल एक्सटेंड अलॉन्ग द सेम फेस ऑफ द मेंबर इनटू द सपोर्ट टू अ लेंथ इक्वल टू LD/3। ये क्या बोला इसने कि पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट जो है, मतलब जो हॉगिंग के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे में, तो उसका 1/3 जितने भी बार है उसका 1/3 बार रेनफोर्समेंट इन सिंपल मेंबर एंड 1/4 ऑफ द पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट इन कंटिन्यूअस मेंबर। तो सिंपल मेंबर है, सिंपली सपोर्टेड मेंबर है, तो उसमें 1/3 होना चाहिए, और अगर कंटिन्यूअस मेंबर है तो उसमें 1/4 होना चाहिए, ठीक है, 1/4। सेल एक्सटेंड अलॉन्ग द सेम फेस ऑफ द मेंबर, एक्सटेंड करना है आगे कहाँ तक, सपोर्ट तक, टू अ लेंथ इक्वल टू LD/3। सपोर्ट के अंदर हमें एक्सटेंड करना है कितना, तो सपोर्ट के अंदर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, LD/3 तक। कितने बार को, सिंपली सपोर्टेड केस में 1/3 ऑफ द बार पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट के लिए, और कंटिन्यूअस स्लैब या बीम के केस में 1/4 के बराबर। When flexural member is a part of primary lateral load resisting system, the positive reinforcement required to be extended into the support described in 1 shall be anchored to develop its design stress in tension at the face of the support। कह रहा है कि फ्लेक्सुरल मेंबर अगर पार्ट है प्राइमरी लोड रेसिस्टिंग सिस्टम का, तो इसको हमें आगे एक्सटेंड करना है, शैल बी एंकर टू डेवलप, मतलब इसको हमें एंकर भी करना है ऐसे हुक के थ्रू, ठीक है, ताकि जो भी टेंशन डेवलप हो रहा है उसको रेसिस्ट कर सके। एट सिंपल सपोर्ट्स एंड एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉजिटिव मोमेंट टेंशन रेनफोर्समेंट शैल बी लिमिटेड टू डाया सच दैट द LD कंप्यूटेड फॉर FD बाई इतना डज नॉट एक्सीड दिस वैल्यू। कह रहे कि सिंपल सपोर्ट अगर है एंड एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पे कर्वेचर अपना पॉइंट चेंज करे, कर्वेचर की वैल्यू 0 हो या फिर कर्वेचर अपना डायरेक्शन चेंज करे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कह रहे कि या तो सिंपल सपोर्ट हो या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, तो वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट की जो टेंशन रेनफोर्समेंट है, मतलब सैगिंग की जो टेंशन रेनफोर्समेंट है, उसको लिमिटेड टू अ डाया, मतलब उसकी डायमीटर लिमिट कर देना है, दैट LD कंप्यूटेड फॉर FD बाई, जो हमारा पीछे का कैलकुलेशन का फॉर्मूला था 5 × σ/4 tau BD से जो कैलकुलेट करेंगे वो इस वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या है, नेगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट के लिए क्या है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड फॉर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट शैल एक्सटेंड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर अ डिस्टेंस नॉट लेस देन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर ऑफ 12/5 और 1/16 of the clear span whichever is greater। This clause is very very important from the exam perspective। पॉजिटिव के लिए तो हमने ये पढ़ लिया, नेगेटिव के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि 1/3 जितना भी नेगेटिव रेनफोर्समेंट है 1/3 उसका प्रोवाइड होना चाहिए नेगेटिव मोमेंट एट द सपोर्ट, और उसको एक्सटेंड करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बियॉन्ड। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में अभी मैंने बताया, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, मतलब जहाँ पे कर्वेचर 0 हो रहा हो। कर्वेचर किसको बोलते हैं, जहाँ पे कर्व अपना शेप चेंज कर रहा हो। ये बीम है तो इसका कर्व
ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप है, तो जहाँ पे इसकी कर्वेचर चेंज हो रही हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एक कर्वेचर देखो यहाँ से, ठीक है। देखो ये बेसिकली किसके लिए बात कर रहा है, फिक्स्ड बीम के लिए। फिक्स्ड बीम में क्योंकि तभी आएगा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अगर हम फिक्स बीम की बात करें तो फिक्स बीम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे होता है, इस तरह से। तो जहाँ पे कर्वेचर अपना चेंज करे, बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे साइन चेंज करे, तो ये बेंडिंग मोमेंट अगर साइन चेंज कर रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। बट अगर कर्वेचर, जो इसका कर्वेचर है, जो शेप का कर्वेचर है, ये बीम के शेप का कर्वेचर है, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पे कर्वेचर अपना साइन चेंज कर रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये दोनों में डिफरेंस है। तो कह रहा है कि उसको एक्सटेंड करना है बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर डिस्टेंस नॉट लेस देन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर ऑफ 12 फाई और 1/16 ऑफ द क्लियर स्पैन विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे और आना चाहिए और, ठीक है, और 1/16। तो 3 क्राइटेरिया यहाँ पे इवॉल्व करना है। इन तीनों में से जो भी ज़्यादा है उतने डिस्टेंस तक हमें कम से कम अंदर इम्बेड करना है। जैसे कि इस केस में LD/3 था, इस केस में 3 क्लॉज है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर D 12 फाई और 1/16 ऑफ द क्लियर स्पैन, ठीक है। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर होगा उतने तक हमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को के लिए जो रेनफोर्समेंट है उसको एक्सटेंड करना है सपोर्ट के अंदर, मतलब कॉलम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्लॉज कौन सा है, लैप स्प्लाइसेस के बारे में। लैप स्प्लाइसेस के बारे में क्या है कि कितने डिस्टेंस तक हमें लैप की स्प्लाइसिंग करनी है, ठीक है, मतलब कितना लैप लेंथ रखना है। लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार लार्जर देन 36, नहीं 36 को अब चेंज कर दिया गया है 32 mm में, ठीक है, 32 mm में। ये क्लॉज अब चेंज हो गया इसमें। लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार लार्जर देन 32 mm, बार लार्जर देन 32 mm शैल बी वेल्डेड। अगर बार 32 mm से ज़्यादा साइज़ का है तो उसको हम लैप नहीं करेंगे, उसके लिए हम वेल्डिंग करेंगे, दोनों बार को साथ में रख के। 32 mm से अगर कम है बार तो लैपिंग हम कर सकते हैं। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है, लैप स्लाइसेस शैल बी कंसीडर्ड एज स्टैगर्ड इफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द स्प्लाइसेस इज नॉट लेस देन 1.3 टाइम्स ऑफ द लैप लेंथ कैलकुलेटेड इन डिस्क्राइब्ड इन सी। तो कह रहा है कि स्टैगर्ड कब कंसीडर करेंगे, जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है स्प्लाइसेस का, मतलब ये बार ऐसा है, ये बार ऐसा है, तो इसके दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 1.3 टाइम्स ऑफ द लैप लेंथ से कम नहीं है, तो उस कैसे बोलेंगे कि हम स्टैगर्ड लैप जॉइंट है। और लैप लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, इंक्लूडिंग द एंकरेज वैल्यू। लैप लेंथ जो है हुक का एंकरेज वैल्यू के साथ कंसिडर किया जाता है। फॉर अ बार इन फ्लेक्सुरल टेंशन शैल बी LD और 35। ये क्लॉज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो जो टेंशन के लिए क्या है, LD और 35 विच एवर इज़ ग्रेटर, ठीक है, विच एवर इज़ ग्रेटर। और कंप्रेशन के लिए क्या है, और सॉरी फॉर डायरेक्ट टेंशन के लिए कितना है, 2LD और 35। तो 2LD और 35 है डायरेक्ट टेंशन के लिए, और ये किसके लिए, फ्लेक्सुरल टेंशन के लिए। विच एवर इज ग्रेटर फॉर ए स्ट्रेट लेंथ ऑफ लैप शैल नॉट बी लेस देन 15 फाई और 200 mm। स्ट्रेट लेंथ के लिए मान लो स्ट्रेट चल रहा है तो इसके लिए क्या क्लॉज है कि 15 फाई या फिर 200 mm से कम लैप लेंथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी लेंथ 15 फाई और 200 mm, विच एवर इज ग्रेटर, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है कंप्रेशन के लिए, ठीक है। कंप्रेशन के लिए लैप लेंथ पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो देखते हैं। द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ इन द कंप्रेशन कैलकुलेटेड एज डिस्क्राइब्ड इन 26.2.1, वही फार्मूला है, बट नॉट लेस देन 24/5। तो टेंशन के लिए कितना है, 35 और LD, और इस केस के लिए क्या है, LD और 24/5। तो कंप्रेशन के लिए LD और 24/5 और टेंशन के लिए LD और 35 हो गया। ये दो क्लॉज आपको याद रखना है, ये है लैप लेंथ के बराबर, ठीक है। ओके, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें देख लीजिए, अगर ऐसा हो कि यहाँ से 20 mm का बार आ रहा था और इसको ज्वाइन करना है 16 mm के बार में, ठीक है, 20 mm बार को अगर 16 mm के बार में ज्वाइंट करना है तो फाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, उसके लिए क्लॉज है। When bars of two different diameter are to be spliced, the lap length shall be calculated on the basis of dia of the smaller bar, ठीक है। उस केस में हमें डाया स्मॉलर बार का लेना है, मतलब 16 फाई यहाँ पे लेना है, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट आता है स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट तो लगाएंगे, इसकी स्पेसिंग क्या रखेंगे, इसके बीच में C to C स्पेसिंग क्या होगी। अब देखते हैं कि स्पेसिंग के लिए क्या क्लॉज है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार्स, इंडिविजुअल बार्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। द फॉलोइंग शैल अप्लाई फॉर द स्पेसिंग ऑफ बार। पहला कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल मेन रेनफोर्सिंग बार, मेन रेनफोर्सिंग बार मीन्स टेंशन बार, शैल यूजुअली बी नॉट लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या क्लॉज है। पहला कह रहा है कि कम से कम मतलब मिनिमम स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग की वैल्यू क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कह रहा है डाया ऑफ द बार इफ द डाया आर इक्वल, मतलब 5। दूसरा कह रहा है डाया ऑफ द लार्जर बार 5 मैक्स, 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, मतलब कोर्स एग्रीगेट की साइज प्लस 5 mm विच एवर इज ग्रेटर। इस दोनों तीनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो होगा क्या, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू बार्स। ठीक है। दिस डज नॉट प्रीक्लूड द यूज ऑफ लार्जर साइज ऑफ द एग्रीगेट बियॉन्ड द congested reinforcement in the same member. The size of the aggregate may be reduced around congested reinforcement to comply with this provision. ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है कि कोर्स एग्रीगेट की जो साइज है उसे 5 mm, हमने पीछे भी देखा था कि जो कोर्स एग्रीगेट की साइज है वो मेन बार के डाया से 5 mm कम होना चाहिए, क्योंकि ताकि कंजेशन ना हो, एग्रीगेट बिल्कुल पास ऑन हो जाए। दूसरा क्या कह रहा है, ग्रेटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देन द मिनिमम स्पेसिफाइड इन 1, मतलब इससे अगर ज़्यादा स्पेसिंग रखनी है शुड बी प्रोवाइडेड वेयर एवर पॉसिबल, क्योंकि ये तो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। ये कम से कम किसी भी हालत में ये डिस्टेंस तो आपको रखना ही रखना है, इससे कम आप डिस्टेंस नहीं रख सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम देगा कंजेशन का। हाउएवर व्हेन नीडल वाइब्रेटर आर यूज्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बार ऑफ अ ग्रुप में बी रिड्यूस्ड टू 2/3 ऑफ द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट प्रोवाइडेड दैट सफिशिएंट स्पेस इज लेफ्ट। ये किस लिए है कि घटा सकते हैं, लेकिन कब, जब नीडल वाइब्रेटर यूज़ करें। वाइब्रेटर क्या करेगा, एग्रीगेट को वाइब्रेट करके फोर्सफुली पेंट्रेट कराएगा, मतलब फुली डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। लास्ट क्या है, वेयर देयर आर 2 और मोर रोज ऑफ बार, कई सारे रोज है, इसके ऊपर भी रोज हैं। ठीक है, 2 लेयर है, 3 लेयर में आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। द बार शैल बी वर्टिकली इन लाइन एंड मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बार शैल बी 15 mm। तो उस केस में आपको वर्टिकली ऐसे प्लेस करना है और इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 15 mm का। 2/3 द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट और द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट विच एवर इज ग्रेटर। तो पहला 15 mm या फिर 2/3 ऑफ द कोर्स एग्रीगेट साइज और मैक्सिमम साइज ऑफ द बार 5 मैक्स, इन तीनों में से जो भी ज़्यादा है वो आपको वैल्यू यूज़ करनी है इसके बीच की स्पेसिंग को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये वर्टिकल के लिए हो गया और ये हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंगल लेयर के लिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द बार इन टेंशन। अभी जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम कितनी दूरी पर रखना है। अब आएंगे डिस्कस करेंगे मैक्सिमम क्या लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट क्या है, पहला बीम के लिए द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रेनफोर्सिंग बार और ग्रुप नियर द टेंशन फेस ऑफ द कॉलम शैल नॉट बी ग्रेटर देन द वैल्यू गिवन इन टेबल 15 डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन कैरिड आउट इन द एनालिसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पे और ग्रेड ऑफ स्टील पे। ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस याद रखिए, पूछ सकता है कि कितना है या फिर किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, FE 450 है या 250 है या 415 है या 500 है, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना, हमने पीछे डिस्कस किया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट कितना होता है, तो यहीं से आपको उसकी लिमिट भी पता चलेगी कितना है, -30 से लेके +30 के बीच में। मतलब मैक्सिमम मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन जो कंक्रीट में हो सकता है वह है ±30% और स्टील में 100% कंसिडर करते हैं। तो स्टील के लिए मैक्सिमम लिमिट फॉर मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ 30%। ठीक है, ±30%। 30% तक अपना लोड कोई ट्रांसफ़र कर सकता है या ले सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो माइल्ड स्टील के लिए भी है और HYSD बार के लिए भी यहाँ पे स्पेसिंग गिवन है। अगर हम कंसीडर करें सिर्फ और सिर्फ जीरो वाली लाइन को, मतलब कोई मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो आपको कम से कम, मतलब किसी भी कंडीशन में 300 को एक्सीड कर ही नहीं सकता। मतलब अगर हम वैसे बात करें कि इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द ग्रेड्स, तो मैक्सिमम स्पेसिंग हो सकती है कितना, 300 mm। मतलब किसी भी केस में 300 mm से स्पेसिंग ज़्यादा नहीं रखनी है। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग इज लिमिटेड इन ऑल द केसेस इज 300 mm। बट अगर हम हायर ग्रेड यूज़ कर रहे हैं तो स्पेसिंग को हम लिमिट कर सकते हैं कम से कम। ठीक है, कितना है स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग 180 या फिर 150
500 केस में, ठीक है। बाकी रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला आप चार्ट देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द स्पेसिंग गिवन इन टेबल इज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द मेंबर सब्जेक्टेड टू पार्टिकुलरली एग्रेसिव इन्वायरमेंट अनलेस इन द कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि एग्रेसिव इन्वायरमेंट में स्पेसिंग और स्पेसिंग क्या होगा, एग्रेसिव इन्वायरमेंट में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि कम से कम अमाउंट ऑफ स्टील यूज़ हो। FY हैज़ बीन लिमिटेड टू 300 न्यूटन पर mm² इन लिमिटेड डिज़ाइन एंड, मतलब ये क्या कह रहा है कि एग्रेसिव इन्वायरमेंट के लिए क्या है कि उस केस में ये लिमिटेड होता है 300, मतलब ज़्यादा हायर ग्रेड का स्टील आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एग्रेसिव इन्वायरमेंट में क्या होता है, रस्टिंग का फेनोमेना ज़्यादा होता है। अब इसमें चेंज क्या किया गया है, देखो आप यहाँ पे चेंज किया गया है स्लैब के केस में, डिस्कस करेंगे अभी स्लैब वाले क्लॉज पहले। तो ये था बीम का, अब आते हैं स्लैब का। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार, मेन मतलब क्या होता है फ्लेक्सुरल बार, और सेकेंडरी मीन्स मेन बार और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार या डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं, जो सीयर के लिए प्रोवाइड करते हैं। सेल नॉट बी मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, तो 3D और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर। तो ये स्लैब के लिए मैक्सिमम है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वो हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि 300 mm किसी कंडीशन में एक्सीड नहीं कर सकता, तो 3 टाइम्स ऑफ द D और 300 mm विच एवर इज लेस, ये यूज़ करना है स्लैब के लिए। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइडेड अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर, मतलब हम सेकेंडरी बार की बात कर रहे हैं, नॉट मोर देन द 5 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ और 450 mm विच एवर इज लेस। इस 450 को अगेन चेंज किया गया किसमें, 300 में, तो 450 का क्लॉज कहीं भी नहीं है। आप याद रखिए, अगर आप सिर्फ ये पढ़ के जाते हो तो आप 450 टिक करके आ जाओगे, वो नहीं करना है। मैक्सिमम लिमिट चाहे कोई भी बार हो, मेन हो, रेनफोर्स सेकेंडरी हो, सबके लिए 300 ही है, ठीक है। तो मेन बार के लिए 3D और 300 mm, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3D 300 mm, और सेकेंडरी बार्स के लिए स्लैब में क्या है 5D और 300 mm, ठीक है। तो मेन बार के लिए 3D 300 और सेकेंडरी बार के लिए 5D 300, 450 नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में आते हैं जनरली। नेक्स्ट चलते हैं नॉमिनल कवर टू रेनफोर्समेंट। अब बात करते हैं हम लोग कवर की, कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, जो हमने पीछे भी डिस्कस भी किया था, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैल्यू यहाँ पे कवर है किसके डिपेंडेंट है, एक्सपोजर कंडीशन के आधार पे। ये 5 एक्सपोजर कंडीशन में पहले डिस्कस किया था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो यहाँ पे ये वैल्यू है मिनिमम, ये नॉट लेस देन मीन्स मिनिमम कवर है। तो अगर माइल्ड कंडीशन है तो 20, मॉडरेट किसको बोलेंगे आपको पता है, पीछे टेबल में डिफाइन किया गया था 30, सीवियर में 45। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि भाई बताओ मॉडरेट के लिए मिनिमम कवर कितना है 30, सीवियर के लिए कितना है 45। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर मेन रेनफोर्समेंट अप टू 12 mm डायमीटर फॉर बार फॉर माइल्ड एक्सपोजर द नॉमिनल कवर में बी रिड्यूस्ड बाई 5 mm। तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन दे दिया कि अगर मेन रेनफोर्समेंट 12 mm है या उससे कम है तो माइल्ड के लिए आप इस वैल्यू को 15 कर सकते हो, 15 mm कर सकते हो, ठीक है। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज द एक्चुअल कॉन्क्रीट कवर शुड नॉट डेविएट। हमने ये पहले भी डेविएशन देख लिया था कि मैक्सिमम कवर की वैल्यू 10 बढ़ाई जा सकती है पर घटाई नहीं जा सकती, क्योंकि कवर एक एसेंशियल पैरामीटर है, उससे हम लोअर लिमिट अलाउड नहीं करेंगे, हायर लिमिट 10 तक अलाउड है। नेक्स्ट, फॉर द एक्सपोजर कंडीशन सीवियर एंड वेरी सीवियर रिडक्शन ऑफ 5 mm मे बी मेड वेयर कॉन्क्रीट ग्रेड ऑफ M35 एंड एबव। अगर कॉन्क्रीट का ग्रेड हायर है 35 या एबव है तो बाकी से भी 5 mm घटा सकते हैं, अगर बार की जो डायमीटर है वो 5 mm कम की जा सकती है, ठीक है। अगर ग्रेड 35 या 35 से ज़्यादा है, मतलब ऑलरेडी डेंस है, ऑलरेडी इम्परमिएबल होता है, तो उस कंडीशन में ये अलाउड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया टेबल में डिस्कस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हाउएवर फॉर द लॉन्गिट्यूडनल, किसी मेंबर के लिए स्पेसिफिकली कोड ने स्पेसिफाई कर रखी है कि कितनी लिमिट होनी चाहिए। हाउएवर फॉर द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार इन कॉलम नॉमिनल कवर सेल इन एनी केस नॉट बी लेस देन, जैसे कि कॉलम के लिए हो गया, तो कॉलम के लिए इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया स्पेशली, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कॉलम के लिए कोड ने कितना कवर दे रखा है मिनिमम कवर, तो ये है 40 mm, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो, 20 mm कवर या 30 mm कवर हम किसी कंडीशन में प्रोवाइड नहीं कर सकते कॉलम में, ठीक है। और लेस देन द डाया ऑफ द सच बार, ठीक है, किसी भी कंडीशन में 40 mm या फिर डायमीटर जो यूज़ कर रहे हैं उससे कम नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन 200 mm और अंडर, मतलब अगर कॉलम की डायमेंशन अगर कम हो जाए 200 या 200 से कम है, हुज रेनफोर्सिंग बार डज नॉट एक्सीड 12 mm, मतलब अगर कॉलम की डायमेंशन भी 200 या 200 से कम है और बार भी 12 या 12 से कम है, तो नॉमिनल कवर को 25 किया जा सकता है, मतलब यहाँ 40 वाली जो वैल्यू है उसको 25 में मॉडिफाई कर सकते हैं,
तो यहाँ पे कॉलम के लिए आपको याद रखना है नॉर्मली 40, और अगर 200 mm से कम है और बार की डाया 12 से कम है तो 25 mm हम यूज़ करते हैं। लास्टली फुटिंग के लिए स्पेसिफाई किया गया है, फॉर फुटिंग मिनिमम कवर इज़ 50 mm। तो क्लियरली फुटिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है कि 50 mm इज़ द मिनिमम क्लियर कवर इन केस ऑफ फुटिंग। तो ये 2 की वैल्यू चूँकि स्पेसिफाइड है इसीलिए ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। बट जनरली जो प्रोवाइड करते हैं बाकी में मैं बता देता हूँ आपको, स्लैब में 15 to 20 mm कवर होता है, बीम में 20 to 30 mm होता है, कॉलम में हमने देख लिया 40 mm, फुटिंग में 50 mm, ठीक है, फुटिंग में 50 mm। तो ये जनरली हम यूज़ करते हैं। बीम में जनरली 25 mm का यूज़ करते हैं, बट 20 से 30 तक चल जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है नॉमिनल कवर टू मीट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ फायर रेजिस्टेंट। अब जब अगर हमारे कंक्रीट को फायर रेजिस्टेंट बनाना है तो उस कंडीशन के लिए कवर की वैल्यू और बढ़ जाती है, तो वो यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है कि फायर रेजिस्टेंस अगर बनाना है यहाँ पे तो उसके लिए बीम के लिए, स्लैब के लिए, रिब्स के लिए, कॉलम के लिए मिनिमम कवर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फायर रेजिस्टेंस ही है, किसमें, आवर में 0.5 आवर के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो इतना कवर होना चाहिए मिनिमम। सिमिलरली 4 घंटे के लिए अगर फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है कंक्रीट की तो आपको बीम के लिए मिनिमम कवर सिम्पली सपोर्टेड बीम के लिए 70 mm का प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंटिन्यूस के लिए 50 mm का प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब वैल्यू क्या है, अगर आप बिल्डिंग को फायर रेजिस्टेंट बना रहे हो तो कवर की रिक्वायरमेंट एडिशनली बढ़ जाती है। तो कितनी रखनी है और कितने फायर रेजिस्टेंस आपको बनाना है, जैसे होता है ना घड़ियों में लिखा होता है कि अप टू 1 मीटर डेप्थ फॉर 30 मिनट्स, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, कितने घंटे के लिए आपको अपनी कंक्रीट को फायर रेजिस्टेंट बनाना है उस पर डिपेंड करता है, और कौन से टाइप की स्ट्रक्चर है, कौन सा सपोर्ट्स है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना कवर इंक्रीज़ करना है। तो वो टेबल यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर। स्ट्रक्चरल की रिक्वायरमेंट कितनी है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि बीम के लिए टेंशन रेनफोर्समेंट की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना ही करना है। क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिमम रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है क्यों, ठीक है, तो ये किस लिए है, ये मिनिमम कम से कम रेनफोर्समेंट हमें क्यों प्रोवाइड करना है, इससे कम हम क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो टू अवॉइड, तो आंसर इसका है टू अवॉइड सडन फेलियर, सडन फेलियर, ठीक है, इसका आंसर है सडन फेलियर। तो ये मिनिमम वैल्यू जो है सडन फेलियर ना हो, मतलब वार्निंग के साथ फेलियर हो, उसको इंश्योर करने के लिए। फार्मूला क्या है, AS/BD इज इक्वल टू 0.85/FY। हमेशा के लिए याद कर लो फार्मूला, क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला भी पूछ लेते हैं कई बार, और कई बार आपको कैलकुलेट करने को भी आएगा कि फाइंड द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन द बीम। आपको FY दिया होगा, B और D दिया होगा, ठीक है, या फिर AS/BD क्या हो जाएगा, PT के बराबर, AS/BD हो जाएगा PT के बराबर। तो अगर आपसे परसेंटेज ऑफ स्टील पूछ लेगा तो यहाँ से PT आ जाएगा, AS/BD इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू 0.85/FY। अगर आपसे परसेंटेज ऑफ स्टील पूछा है और आपको FY गिवन है तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, सिंपली FY से डिवाइड कर दो, FY से डिवाइड कर दो 0.85 को। सिमिलरली फॉर मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम के लिए क्या लिमिट है, 4%, 4% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब B इंटू कैपिटल D। इफेक्टिव डेप्थ नहीं यहाँ पे, ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। सिमिलरली फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए भी क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है 4% और मिनिमम कितना होगा 0, क्योंकि कंप्रेशन रेनफोर्समेंट एडिशनली प्रोवाइड किया जाता है कंक्रीट के अलावा। तो मिनिमम इसकी 0 भी हो सकती है, सिंगली रेनफोर्स्ड अगर बीम है तो 0 होगा, और डबली है तो उसमें होगा कुछ न कुछ अमाउंट। तो मिनिमम की लिमिट नहीं है इसकी, 0 है, और मैक्सिमम की लिमिट कितनी है 4%, ठीक है, ओके। साइड फेस रेनफोर्समेंट, ये अगेन वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट, अगर बीम की डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे तो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, साइड से भी प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट। तो ये कब प्रोवाइड करना है उसका क्लॉज है ये, वेयर द डेप्थ ऑफ द वेव इन द बीम एक्सीड्स 750 mm। अगर 750 mm से ज़्यादा हो रहा है, द साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग द 2 फेसेस, यहाँ प्रोवाइड करना है। द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट शैल नॉट लेस देन 0.1% ऑफ द वेव एरिया। वेव एरिया जितना है, वेव का एरिया जितना है उसका 0.1%। तो ये वैल्यू पूछते हैं कितना परसेंट होता है, 0.1% ऑफ द वेव एरिया के बराबर होता है। एंड शैल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द 2 फेस एट द स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 300 mm। इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और द वेव थिकनेस विच एवर इज लेस, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट, सिमिलरली मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट किसके लिए है, ये बीम के लिए है। मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी है, यहाँ पे 2 क्लॉज है, 0.75D और D। तो 0.75D किसके लिए है,
वर्टिकल स्टीरप्स के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट मेजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर शैल नॉट एक्सीड 0.75 डी। अगर वर्टिकल स्टीरप्स ऐसे बना के हम प्रोवाइड करना है तो इसके लिए 0.75 डी। एंड डी फॉर इंक्लाइंड स्टीरप्स, अगर इंक्लाइंड स्टीरप्स है तो उसके लिए है कितना डी। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंक्लाइंड स्टीरप्स का एंगल क्या होता है 45 डिग्रीज पे, 45 डिग्रीज पे, मतलब इसकी इंक्लिनेशन होती है 45 डिग्रीज पे। तो इस केस में इसकी मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होगी 45 मतलब डी के बराबर। और वर्टिकल डॉग लेग्ड वाला इसके लिए स्पेसिंग है 0.75 डी। अंडर कंसिडरेशन इन नो केस द स्पेसिंग शैल एक्सीड 300 mm। जहाँ भी स्पेसिंग की बात आएगी कभी भी 300 mm से ज़्यादा नहीं होगी, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, सिमिलरली मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, शियर एनफोर्समेंट के लिए यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू क्या है, तो ये फार्मूला है ASB अपॉन BSV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 FY। ASB क्या है, एक बार का स्टील पाई 4 इंटू डी स्क्वायर। और BSV क्या है, B इज़ द विड्थ, SV इज़ द स्पेसिंग, स्टीरप्स स्पेसिंग 0.4 डिवाइड बाई 87 FY। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। ASB अपॉन BSV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 FY। ये दोनों फार्मूले मिनिमम टेंशन एनफोर्समेंट एंड मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। Where the maximum shear stress calculated is less than the half of the permissible value in the member of the minor structural importance such as lintel, this provisions need not to comply with। करें कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कैलकुलेट करते हैं वो लेस देन है हाफ परमिसिबल वैल्यू से, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि लिंटल में ये अप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ बीम के लिए एप्लीकेबल है। तो ये था मेन अभी तक का कंटेंट। डिस्कस करेंगे हम लोग आगे इसके आगे फ्लैट स्लैब के बारे में। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।